जब शुरू करने लगे मुझे बता देना। मैं आवाज आ रही है? हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी रिजवान, क्या हाल चाल है? जी जी, आवाज़ मेरी सही आ रही है? जी जी, आपकी बात सही है। तो बिल्कुल, ये हम ऐसे ही करते हैं, कुछ 2-4 मिनट इंतजार कर लेते हैं, देखें और कुछ और लोग ज्वाइन करते हैं तो फिर हम
स्टार्ट करते हैं। सही हो गया। मैं भी जरा हेडफोन चेक कर रहा था तो ये काम नहीं कर रहा, तो मैं जब तक ठीक है। सेट। ये अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम 12:10 पे स्टार्ट कर देंगे। रिजवान साहब जो हैं वो भी आगे हुए ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ जी फिर सालों बाद दे जाऊँ को बैठे देता नहीं पका के
ये अब इंशाल्लाह 12 बज के 10 मिनट पे स्टार्ट कर देंगे, 5 मिनट बाद। तकरीबन 10 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, कुछ और आ जाते हैं तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इस सेशन, ये हमारा सेशन है जी पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो इसमें जो होस्ट हैं, मैं डॉक्टर उमर, और हमारे साथ हैं जिन्होंने मेरे स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, रिजवान इशफाक, उन्होंने स्पेन से ज्वाइन किया। तो बेसिकली हमारा ये एक सेशन इसलिए है कि आजकल
जो हमारी फील्ड है इलेक्ट्रिकल, और इसमें इससे रिलेटेड जो डिफरेंट किस्म के जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर। तो ख़ास तौर पे कुछ इस सारी मुझे उधर दिलाई थी कि स्पेन में इसका काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है। तो एक तो वो हमारा ये था कि ख्याल के उसमें हम डिस्कस करें कि जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके बारे में उनको गाइडेंस दी जा सके। तो मेरे पास मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि वो इसको हम चीज़ों को रेलेवेंस के अंदर लेके आ सके। और ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है, एक एकेडमिक सेशन की तरह होगा, जिसमें पहले हमारा ख्याल है कि थोड़ा सा एकेडमिक्स के बारे में कोई इम्पोर्टेंट बात है हम एक कर लें, कोई लेसन जो भी है वो एक दे दिया जाए। उसके बाद फिर मैं रिजवान इशफाक साहब को वो दूंगा माइक, तो फिर वो फर्दर बताएंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं और किस तरीके से प्रोसीड किया जाए। इसमें जो ये एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमें पहले चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि इस टेस्ट का ये हम पहली दफ़ा कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस तरह का सेशन कोई नहीं किया। तो इस सेशन में एकेडमिक्स स्पेसिफिक से पहले ये देखना पड़ेगा कि एकेडमिक्स अगर कोई चूज़ करता है तो वो क्यों करता है, और उसमें पाकिस्तान के अंदर उसकी क्या एक जनरल जो एनवायरनमेंट है वो क्या है। तो इस सिलसिले में ये जो जिस चीज़ में ज़्यादा मुझे हमने एक्चुअली हम कुछ देर से डिस्कस कर रहे थे, मैं और रिजवान, के हम इसको शुरू करेंगे। मगर पिछले महीने के दौरान एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ जो कि एकेडमिक्स के हिसाब से इंतहाई रेलेवेंट है। और मुझे इस फील हुआ कि पाकिस्तान में इसको इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं दी गई। और जो दुनिया भर में तरीक़ेकार होता है, एक आपने सुना होगा कि जैसे जब कोई बड़ी शख्सियात किसी फील्ड से चली जाती हैं तो उनके बारे में कोई ना कोई मीटिंग या रेफरेंस इसको कहा जाता है, वो उसका इनेकाद किया जाता है। तो मुझे इस सिलसिले में खासी हैरत हुई कि पीटर हिग्स एक साइंसदान थे जो कि अभी फौत हुए हैं पिछले महीने, अप्रैल की बल्कि इसी महीने 2 हफ्ते 2-3 हफ्ते हुए हैं उनके। और वो एक नामवर साइंसदान थे, और साथ ही उनको साइंसदान के साथ जो हमें कहना चाहिए एक बड़े सक्सेसफुल एकेडमिक थे। तो एकेडमिक का वो इसलिए एक इंस्पिरेशन हमें चाहिए कि हम देखें एकेडमिक्स कैसे होते हैं और क्यों हम इसको इस फील्ड को अडॉप्ट करें। तो इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है पाकिस्तान के केस में कि एकेडमिक्स के आप अगर देखेंगे तो पिछले 20 सालों के दौरान एकेडमिक्स की सूरत हाल एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटी के लेवल पे हैं उनकी सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है। और जो जनरल ठीक है, हार्डशिप्स तो हैं, वो तो हर फील्ड में हैं, पाकिस्तान के अंदर हर फील्ड में हार्डशिप है, मगर ये कि इन जनरल जो उसकी कंडीशन इंप्रूव हुई हैं और वो ज़्यादा इन लाइन आ गए हैं जो दुनिया में एकेडमिक्स जिस तरह से काम करते हैं। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल था, एक तो ये इस तरह से ये वो छोटा सा रेफरेंस की सूरत पे इख्तियार कर लेगा कि हम लोग देखेंगे कि एकेडमिक ने किस तरह से ऑपरेट करते हैं सक्सेसफुल वर्ल्ड में, और उनकी वर्ल्ड की उस दुनिया के हिस्से की सक्सेस में उनका क्या रोल होता है। तो एक बहुत ही ब्रीफ सा ये है, और इस बहाने हमारी एक पाकिस्तान के लेवल पे पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी कि हम भी इस तरह की हमें फंक्शंस का इनकाद करना चाहिए या गैदरिंग्स होनी चाहिए, तो वो भी एक इस तरह की छोटी सी गैदरिंग की शक्ल भी हो जाएगी। तो ये जो पीटर हिग्स के बारे में मैंने अभी ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इनकी जो लाइफस्टाइल था, इसको आई शुड से कि ये एक एकेडमिक लाइफस्टाइल था। और हमारे लिए इसमें क्या लेसन है ये हमें ब्रीफली, बहुत ही ब्रीफली हम देखेंगे। और इसमें मैं ज़रा आप लोगों का टाइम भी नहीं लूँगा, क्योंकि मेन इसके ऊपर हमने अपना जो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सेशन करना है। तो इसमें जो पीटर हिग्स के जो थे ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं पीटर हिग्स, मरहूम पीटर हिग्स, जो कि अभी एडनबरा यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर एमेरिटस थे।
तो इनकी एज तकरीबन 92 ईयर्स थी। और यहाँ पे ये इन तस्वीर के अंदर इनको आप देखें तो ये एक साइंस म्यूजियम लंदन के अंदर तस्वीर ली गई है। और पीटर हिग्स खड़े हैं यहाँ पे। एक आप देख सकते हैं एक पेचीदा सी मशीन है, जो मेरे ख्याल हमारे यहाँ तो ये पाकिस्तान में तो इस तरह की कोई बड़ी मशीन नहीं है। इसको जो कहा कहा जाता है लार्ज हार्ड्रॉन कोलाइडर। तो ये LHC, इसको मैं ब्रीफली कहूँगा। ये जो मशीन है ये एक बेसिकली एक खासी बड़ी, समझें कि सर्कमफ्रेंस का एक ये पाइप गोल पाइप होता है, बंद पाइप है। वो काफ़ी बड़े साइज़ का, यानी कुछ किलोमीटर्स में इसकी लेंथ होती है। और ये जो एग्जिस्ट कर रही है इस वक्त LHC, जो लार्ज हैल्ड्रॉन कोलाइडर है, ये इस वक्त फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के ऊपर एक तहखाने के अंदर, आप समझे तो ये बनाया गया है, जिसको हम सन का पार्टिकल एक्सेलरेटर कहते हैं। अगर आपको ये टेक्नोलॉजीज नहीं भी पता तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको सोच सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी मशीन है जो इसमें एक हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और दुनिया के लेवल पे हो रहा है। और इसकी आप कॉस्ट अगर आपको अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 12-13 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर वो है। ये बहुत बड़े स्केल का एक्सपेरिमेंट है। और इस पे समझें कि ये इसमें मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, मगर ये कि जनरली हमारे यहाँ चूँकि ये बातें इतनी रिपोर्ट नहीं होती, तो शायद आपको उनमें से कुछ बातें नहीं लगें। तो ये तकरीबन 10 से 15 साल लगे इसको इन्होंने बनाने में। और इसमें इवन पाकिस्तानी एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, नेशनल नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स, उनका भी रोल है। वो भी लोग भी इसमें एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो ये एक वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट है, जिसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ये जो पार्टिकल एक्सेलेरेटर होता है इसके अंदर बहुत ही छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको बहुत तेज़ी से मूव किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है। और उससे फिर उसको टकराया जाता है, आपस में कोलाइड किया जाता है। और या आप किसी और समझें सब्जेक्ट को हिट करते हैं, और उससे हम बाद में जो कोलिजन के रिजल्ट्स होते हैं उनको पॉइंटर किया जाता है। और उसकी बेस पे ये अंदाज़ा लगाया जाता है, और जो साइंटिफिक नॉलेज हासिल किया जाता है कि डिफरेंट पार्टिकल की साख्त क्या है। जैसे आप किसी भी चीज़ को अगर हिट करें तो जब वो ब्रेक होगी तो आपको, जैसे आप ईंट को तोड़ेंगे तो आपको ब्रेक ब्रेक होने के बाद पता लगेगा कि वो ईंट किस चीज़ की बनी हुई थी। ये उस तरह के एक्सपेरिमेंट है जो कि बड़े लार्ज स्केल पे किया जाता है। तो ये इसमें जो इंटरेस्टिंग है कि ये इसके साथ अटैच है, क्योंकि अब आप इसको प्लेस कर सकते हैं कि दुनिया का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर किया गया है। और ये अपने इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और बात है कि ये सक्सेसफुल भी रहा है। 2012 में जो रिजल्ट्स इन्होंने अपना फंक्शन किया, जो रिजल्ट्स चाहिए थे वो इनको मिले। और उससे जो डॉक्टर हिग्स हैं, प्रोफेसर हिग्स का क्या ताल्लुक था ये मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर हिग्स जो थे ये इन्होंने 1350s के अंदर PhD की थी किंग्स कॉलेज लंदन से। और उस वक्त ये इन्होंने फिर इनका जो कैरियर है वो इस तरह से रहा है कि खासे डायनेमिक रहे हैं ये अपने काम में, और फिजिसिस्ट थे। इन्होंने 1964 में इनका एक पेपर है जिसमें इन्होंने प्रोडिक्ट किया था कि एक पार्टिकल है जो कि एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर, जिसका नाम इनके नाम पे हिग्स बोसोन कहा जाता है उसको। जो भी साइंटिस्ट है वो उसको इस नाम से याद करते हैं। तो उन्होंने उसको प्रोडिक्ट किया 1964 में। और उसके बाद ये पेपर समझे कि सर्कुलेट करता रहा और लोग इसके ऊपर डिफरेंट तरीके से काम करते रहे। फिर बाद में ये जो आपने सर्न का नाम सुना हो, तो ये जो यूरोपियन सोसाइटी है फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पुरअमन मकासद के लिए काम करती है। तो ये रफली 50s में बनी थी। तो इस सोसाइटी ने डिसाइड किया कि हमें इनके इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए कि कैसा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता।
तो उसके लिए जो उनको रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि पार्टिकल्स को एक बहुत ज़्यादा स्पीड पे हमें चलाना पड़ेगा, और बहुत छोटा पार्टिकल होगा, और ज़रा स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास। तो उसके बाद फिर जब उसका कोलिजन करवाया जाएगा तो उसमें अगर ये पार्टिकल हुआ तो ये जाहिर हो जाएगा और मेजरमेंट्स की कर ली जाएगी। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये पहले डिस्कस हुआ अमेरिकन कांग्रेस में कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है अमेरिकन यूएस लेवल पे किया जाए कि ना किया जाए। तो शायद आप लोग जानते हो कि उस वक्त जो बहस हुई उसमें फिर एक और प्रोजेक्ट था जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का था, जो कि आपको पता होगा कि एक स्पेस स्टेशन है जो कि ज़मीन के गिर्द हमेशा मुसलसल घूम रहा है। तो वो अमेरिकन कांग्रेस ने फंडिंग उसको दे दी। तो ये जो प्रोजेक्ट था एलएचसी वाला के जिससे हमें पता लगेगा ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो ये प्रोजेक्ट फिर एक किस्म का यूरोप के पास चला गया। यूरोपियन फिर फंडिंग हुई, और ये जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड ने मिलकर इसको फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड ने मिलकर इसको अपनी बॉर्डर पे बनाया। तो ये तकरीबन 10-20 साल लगे रहे, और उसके बाद फिर ये 2012 में फिर इनका जो फाइनल एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें पता लगना था कि क्या ये हिग्स बोसॉन पार्टिकल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो उस 2012 के दौरान जब वो एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता लगा कि ये पार्टिकल डिटेक्ट हो गया। और उस वक्त उस टाइम पे उस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे प्रोफेसर हिग्स को भी बुलाया गया, और उन्होंने उसको वो देखा उस एक्सपेरिमेंट को खुद से, और उनकी वहाँ पे प्रेजेंस को भी एक डॉक्यूमेंट किया गया। तो इसमें ये आप ये देखें कि प्रोफेसर साहब भी जब फौत हुए हैं जो 92 ईयर्स के थे, और इन्होंने आज से आप देखें 1964 से अब तक तो तकरीबन 60 साल गुजर गए हैं, और 60 साल बाद उनकी प्रेडिक्शन जो थी वो सही साबित हुई, और हमें ये साइंटिफिकली पता लग गया मेजरमेंट के थ्रू कि ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। तो अब ये जो फास्ट इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि प्रोफेसर इस जब अपना काम कर रहे थे एडनबरा यूनिवर्सिटी में, तो उस दौरान चूँकि इनका ये जो अ, अपना एक तरीके का इस तरह का था कि ज़्यादा प्रेस के पास सामने नहीं आते थे, और ये अपनी पब्लिसिटी बहुत कम ही किया करते थे। इस पे लोगों को डिस्करेज करते थे। इनके पास कोई बाकायदा मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, और वो उस पर ज़रा को रीच करना भी मुश्किल हो जाता था। तो एक दफ़ा इनकी यूनिवर्सिटी में डिस्कशन हुई कि ये एकेडमिक बोर्ड की कि क्या प्रोफेसर इसको अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए कि ना दिया जाए। तो उसमें उनका ये राय थी उस बोर्ड की कि इनको निकाल दिया जाए यूनिवर्सिटी से। तो उसी दौरान किसी साहब ने कहा कि अगर ये इनको अ, ऐसा ना हो कि इनको अगले साल नोबेल प्राइज़ मिल जाए। और वो ऐसा ही हुआ कि वो जहाँ ये निकालने के उसको उसमें थे चक्कर में थे, तो उस दौरान अगले साल इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया फिजिक्स का, क्योंकि जो इनकी दरियाफ्त थी सन वाले LHC क्राइडर की वजह से। तो ये आप देखें कि ये एकेडमिक का जो सफ़र है ये 50-60 साल 70 साल उसकी यानी डिस्कवरी तक वो चलता रहा। और उस दौरान जो इम्पोर्टेंट बात हमें ये देखने की है कि सोसाइटी ने भी उसको बर्दाश्त किया, उसको एक उसके यानी जो एक प्रोसेस था एकेडमिक प्रोसेस था लर्निंग का डिस्कवरी का, उस सारे प्रोसेस को सोसाइटी ने होस्ट किया। यानी ये यूरोपियन सोसाइटी को हमें एक किस्म की मुबारकबाद देनी चाहिए कि वो उन्होंने उस एकेडमिक को वहाँ तक जब तक ये उसका जो रिजल्ट है डिस्कवरी के जब तक सामने नहीं आ गए उस तक वो एक अपना एकेडमिक कैरियर फुली चलता उनका चलता रहा। और उस दौरान वो ना सिर्फ अपना एक्टिव कैरियर चलाते रहे बल्कि स्टूडेंट्स को भी गाइड करते रहे। तो इससे हमें हमारी जो पाकिस्तानी एकेडमिक्स को पाकिस्तानी साइंटिस्ट को ये भी हमें भी ये सीखना चाहिए कि एक सोसाइटी जो है जब वो बिल्ड की जाती है तो उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस। ये बड़ी दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि
और ये आपको यहाँ पे नज़र आएंगे कि उनको ना सिर्फ उनकी जो एक्सपीरियंस समझें कि रिसर्च थी उसको जो कि अभी साबित नहीं भी हुई थी, मगर उसको टॉलरेट किया गया और बहुत अरसे तक लोगों ने उसको उसको इवन इतनी बड़ी फंडिंग हुई और उसके बाद उन्होंने टेस्ट किया, उनको पता लगा कि ये रिसर्च बिल्कुल ठीक थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और को एग्जिस्ट करना कि दूसरे साइंटिस्ट ने उनको बर्दाश्त किया। तो ये इसके ये इम्पोर्टेंट है कि हमें पाकिस्तान की सोसाइटी को भी इसी तरह बिल्ड करना है कि इसमें जो सारे शोबे हैं वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे काम कर सकें। और जो वेट वाला प्रोसेस है कि आपकी जो डिस्कवरी है उसको जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाती, तो उसको भी हमें अपने जो एक सोसाइटी की साख्त है उसमें रखना चाहिए। और इस तरह की जो एग्जांपल्स है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो एक ये है, दूसरा एक और जैसे ये जो मेरे स्टूडेंट हैं रिजवान फाक, तो अ, इनके जैसे अब इनके स्पेन में जाके इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं और इस वक्त सेकंड ईयर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आम तौर पे सिर्फ कोशिश करते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाएं। तो उसमें ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये भी आप लोगों को ट्राई करना चाहिए कि पाकिस्तानियों को सेकंड लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और उसमें कोशिश करनी चाहिए कि आपको डिफरेंट कंट्रीज या ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं या लैटिन अमेरिका के हैं, फार ईस्ट के हैं, कोरिया है, या इस तरह से जापान है, वहाँ पे भी जाएं और आप नई लैंग्वेज सीख के तो उसमें उसमें फिर आपकी तो काफ़ी पैसों की बचत हो जाएगी और उसमें अच्छी टेक आप अच्छे लेवल की लर्निंग कर सकेंगे। तो अब मैं रिजवान शाह से को माइक देता हूँ कि वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं, जो स्पेन में उनका एक तो बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में, और जो जनरल जो रिसर्च की और एजुकेशन की कंडीशंस हैं। जी रिजवान, अब माइक आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आपकी ठीक आ रही है। ओके। थैंक यू सर, इनवाइट करने का शुक्रिया। और मैं चूंकि हमारी ऑडियंस में मैं कुछ 6 7 8 लोग देख रहा हूँ, और आपके अलावा मेरे ख्याल में मेरे लिए सब लोग नए हैं। तो अगर थोड़ा सा वो चैट में या इस तरह अपना थोड़ा इंट्रो दे दें तो हमें ज़्यादा आसानी होगी कि मतलब हमारी ऑडियंस किस तरह की है और हमें किस एंगल में जाना चाहिए। तो अभी अभी मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो आई थिंक आईएसटी से ही हैं, और जीएनएसएस फैमिली से ही हैं, या एक दो लोग में भी कहीं इधर उधर से होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल में आईएसटी से ही हैं। तो चूंकि ये वीक हमारा बहुत हेक्टिक था, प्रोजेक्ट्स की कुछ डेडलाइंस थी, तो मैं ज़्यादा कुछ तैयार तो नहीं कर पाया, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद चूंकि उमर सर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो यही हुआ था कि इस सेशन में हम ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे, ताकि जो जो किसी के जहन में क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हों, और नेक्स्ट टाइम हम फिर जो है उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लें जब भी मीटअप हो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, अगर मैं शेयर स्क्रीन कर सकूँ तो। सर, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूँ?
जी 1 मिनट बस। जी अब आप होस्ट हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? अच्छा। तो जैसा कि साहब ने बताया कि हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और ये उस प्रोजेक्ट का कुछ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 5th जनरेशन गवर्नमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट है, जिसकी फंडिंग यूप्सा और यूरोपीय यूनियन कर रहे हैं, और ये इसकी कुछ डिटेल फंडिंग्स की है। ये इसकी कास्ट क्या है और क्या कुछ है। अब इसमें 9 पार्टनर्स हैं, जिसमें सीटीटीसी, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, और वही मेरी पीएचडी को फंड कर रहे हैं। और सीटीटीसी मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी, और भट्टी साहब ने सबसे पहले जो है सीटीटीसी का नाम हमें सिखाया था थ्रू एसडीआर, क्योंकि एसडीआर के पॉइनियर्स हैं ये सीटीटीसी वाले। और 2015 में जब हमने एसडीआर पे काम शुरू किया था, तो उस वक्त ये नाम मैंने पहली दफ़ा सुना था। और आज अल्लाह के फजल से मैं इनके इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और एज अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में 9 कंपनीज हैं, जिसमें सीटीटीसी लीड लीड रोल पे है। एयरबस फ्रांस, हिस्डीसैट स्पेनिश गवर्नमेंटल सैटेलाइट कंपनी है, वो इसमें स्टेक होल्डर है। उसके साथ इंस्टर एक कंपनी है, वो भी सेटेलाइट पे काम करती है, वो इसमें पार्टनर है। उसके साथ यूटीएच एक यूनिवर्सिटी है ग्रीस में, यूनिवर्सिटी ऑफ थेस्ले, वो इसमें इन्वॉल्व है। उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है इटली में, यूनिवर्सिटी दिसेनिया दिसेना यूनसी आम अल्फाज में लोग उसे कहते हैं, वो इन्वॉल्व है। उसके अलावा एक एनजीओ है, स्पेनिश एनजीओ है ओपन आर्म्स, जो मेडिटेरियन सी में सर्च एंड रेस्क्यू पे काम करती है, वो इन्वॉल्व है। और उसके अलावा रेड क्रॉस, इटालियन रेड क्रॉस जो है, वो इन्वॉल्व है। और उसके अलावा एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, इटालियन बेस्ड टीम, जिसको आम फैम जुबान में लोग टेलीकम्युनिकेशन इटालिया के नाम से जानते हैं, वो इन्वॉल्व है। तो ये 9 स्टेक होल्डर्स हैं। और अपॉर्चुनिटीज की जहाँ तक बात करें, तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोजीशन जो मेरे ग्रुप में आई है इसी प्रोजेक्ट पे जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, द स्पेस एंड रेजिलियंट कम्युनिकेशन एंड सिस्टम यूनिट इज लुकिंग फॉर अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंजीनियर, और ये उसी प्रोजेक्ट पे काम करेगा जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ईयू वोकसेटकॉम। तो अब बेसिकली सीटीटीसी क्या करती है, सीटीटीसी बंदे हायर करती है, और उन बंदों को ये एज अ स्टूडेंट नहीं रखती, ये उनको एज अ रिसर्चर रखती है, एज अ जॉब देते हैं, और उनको पीएचडी अलग से फंड करते हैं मेंस के। वो आपको एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे बार्सिलोना में, यूपीसी, वहाँ पे एनरोल करवाते हैं। और उसके साथ जो है, आप यूपीसी बिल्कुल भी नहीं जाते, आप टोटल काम सीटीटीसी में करते हो, प्रोजेक्ट्स पे करते हो, और आप उसी काम पे कुछ शेयर अपना करके, तो आपको वो पीएचडी अवार्ड करते हैं। तो ये बेसिकली जो इनकी पीएचडी है, ये ज्यादातर एकेडमिक इंडस्ट्रियल कोलेबोरेशन से है। और स्पेन में 90% पीएचडीज जो हैं वो एकेडेमिया से नहीं है, वो मोस्टली एकेडेमिया और इंडस्ट्री की कोलेबोरेशन से हैं।
अच्छा, इसके अलावा जैसे सर ने कुछ बात की थी कि फॉरेन लैंग्वेजेस और यूरोपियन कंट्रीज और इस तरह की कुछ चीज़ें, तो अब हर बंदे के जहन में एक स्केच, एक खाका बना होता है। जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा था तो उस वक्त मेरे पास दो ऑप्शंस थे। मैं मलेशिया में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, वहाँ पे, और एक यूएबी, यूनिवर्सिटी ऑटोनोमा दे बार्सिलोना, यहाँ पे दो जगह पे मेरी सिलेक्शन हुई थी। और जो मलेशियन यूनिवर्सिटी थी उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 147 थी और यूएबी की 170 के अराउंड थी। गो के मैं रैंकिंग की बेस पे मलेशिया के लिए ज्यादा वो था। लेकिन जब नजम साहब से मेरी मीटिंग हुई, 1.5 2 घंटे हमारी गपशप हुई, तो उन्होंने कहा कि लीव एशिया, गो फॉर यूरोप। सो मैंने उनकी ये बात सुन के जो है यूरोप की तरफ अपना सफर बांध लिया। जब यहाँ पे पहुंचे तो उस वक्त हमें कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटीज का एक अंबार है, सैलाब है। वो इस तरह है कि स्पेनिश नेशनल्स नॉर्मली पीएचडीज की तरफ नहीं जा रहे। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में 99% पीएचडी जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। वो चाइना से हैं, वो इंडिया से हैं, वो पाकिस्तान से हैं, वो इधर उधर से हैं।